देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और आपको बताते चलें कि सुबह 11:30 बजे विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक सेंट्रल हॉल में होगी। तो देखिए, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, और आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल का अभिभाषण होगा सुबह 11:30 बजे। विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक जो है सेंट्रल हॉल में होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभिभाषण में नई सरकार के एजेंडे, नीतियां और विकास योजनाओं की रूपरेखा पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। विधानसभा में नए विधायकों के शपथ की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो आपको बताते चलें कि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, सुबह 11:30 बजे का समय है। और जहां आपको बताते चले, राज्यपाल जो है सरकार के दरअसल एजेंडे, नीतियां और विकास योजनाओं की रूपरेखा पेश करेंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। तो विधानसभा में आपको बताते चलें कि पिछले दिनों नए से विधायकों के शपथ की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई थी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण कार्य बिहार विधानसभा में होने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आज बात होगी वो होगी राज्यपाल का अभिभाषण, जो लगभग 11:30 बजे विधानमंडल के जो दोनों सदन के सदस्य हैं उनकी संयुक्त बैठक जो सेंट्रल हॉल में होगी, वहां पे राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे। और जाहिर सी बात है, राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान हैं अपने अभिभाषण के दौरान सरकार का जो एजेंडा होता है, जो सरकार जो नीतियां बनाती है या फिर जो विकास योजनाएं तैयार की जाती है, उसकी पूरी रूपरेखा आज अपने अभिभाषण में राज्यपाल दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी भी सरकार के लिए कि आने वाले साल में उनका एजेंडा क्या है। इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 उसका द्वितीय अनुपूरक बजट भी आज नीतीश सरकार पेश कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, ये बेहद महत्वपूर्ण आज घटनाक्रम होगा विधानसभा का। उसके अलावा नरेंद्र नारायण यादव जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल जो प्रोटेम स्पीकर थे कल तक, और विधानसभा अध्यक्ष के बाद आज उम्मीद जताई जा रही है कि उपाध्यक्ष के नाम की जो आज नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी और नरेंद्र नारायण यादव एक बार फिर से विधानसभा के उपाध्यक्ष बन सकते हैं। चूंकि जो एनडीए के पास संख्या बल है उसके मुताबिक उनका उपाध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज विधानसभा में होने वाला है। और जाहिर सी बात है, आज तीसरा दिन है, लेकिन फिलहाल इस बार के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के संबंध बहुत मधुर हो रहे हैं और अब तक कोई जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो नहीं हो रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है और कल और परसों 2 दिन जब सदन में इस बात को लेकर चर्चा होगी तो माहौल कैसा होगा। लेकिन फिलहाल नजरें राज्यपाल के अभिभाषण पर रहेगी और नरेंद्र नारायण यादव के नामांकन पर होगी विधानसभा उपाध्यक्ष के पद के लिए। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें होंगी। इसके अलावा 2 सदस्य भी हैं, अमरेंद्र पांडे और अनंत सिंह, जिन्होंने अब तक शपथ नहीं लिया। उम्मीद जताई जा रही कि आज वो भी सदन के अंदर सदस्य के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम तीसरे दिन, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन, ये जो आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाले थे जिसकी जानकारी हमने आपको दी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी विधायक दल की बैठक देखिए आज होने वाली है शाम 5 बजे। बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी जहां बीएल संतोष, विनोद तावड़े शामिल होंगे और विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, जहां बताया जा रहा है कि विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे का समय है जब बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, जहां पर बीएल संतोष और विनोद तावड़े शामिल होने वाले हैं। विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, विधायक दल की, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक है और बिहार विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। अमूमन इस सत्र में बैठक बुलाई जाती है, लेकिन इस बैठक में आज राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार बीजेपी के प्रभारी जो है विनोद तावड़े के साथ साथ तमाम जो बड़े चेहरे होंगे वो भी मौजूद होंगे। तो इसलिए बैठक और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और खास तौर पर विधायक दल की बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि सरकार के साथ समन्वय कैसे बना के रखना है।
क्योंकि अभी तो एक छोटी सत्र की शुरुआत हुई है। कुछ ही दिन के बाद जब बजट सत्र होगा तो वो काफी लंबा सत्र चलता है, और उसके अलावा जो सरकार के साथ जो कामकाज कैसे मिलकर करना है, और साथ ही साथ जो नए विधायक जो चुन करके, चूंकि बड़ी संख्या में नए विधायक चुन करके आए हैं, तो उन्हें एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करना है और सदन में किस तरीके से उनकी भूमिका होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज की बैठक में चर्चाएं होंगी, और बीजेपी के कई बड़े चेहरे भी इस बैठक में शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए शैलेंद्र। और देखिए, बिहार में बहुत जल्द बड़े उद्योगों और व्यापक निवेश का रास्ता खुल सकता है। जी हां, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ये कहा है कि राज्य में निवेश को लेकर विभाग सक्रिय है और कई बड़े निवेशकों ने उनसे मुलाकात करके बिहार में निवेश की इच्छा भी जताई है। मंत्री ने बताया कि उद्योग विभाग बहुत जल्द इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने जा रहा है, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। करीब 14 से 15 बड़े बड़े इन्वेस्टर ने संपर्क स्थापित किया, पटना में आकर मिले और बिहार में उद्योग लगाने का तीव्र इच्छा जाहिर किया। आने वाला समय उद्योग विभाग का उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। हमारा नया 2025 का पॉलिसी आया है, चूंकि आचार संहिता लगने के ठीक पहले आया था, तो पूरे देश और दुनिया के अंदर हम इन्वेस्टर का मीट करें, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें बताएं कि बिहार का माहौल इन्वेस्टर के लिए इससे ज़्यादा उपयुक्त कभी नहीं हो सकता है, और हम उस मामले में में जो है अगला कदम बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं, और साथ साथ जो है मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश और दुनिया को बताने जा रहे हैं कि बिहार तैयार है, आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए और अपने उद्योग को यहां पर लगाइए। तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं पर विवादित बयान में, अब देखिए इस बयान से दरअसल यहां पर सियासत काफी ज्यादा तेज है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस सीएम देखिए रेवंत रेड्डी ने यह कहा है कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं, क्या 3 करोड़ हैं, इतने सारे क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान है हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान है, और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान है। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। इस तरह देवताओं के बारे में भी कोई एक मत नहीं है। तो देखिए कांग्रेस सीएम का ये विवादित बयान सामने आया है। ఎన్ని దేవతలు ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లు ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు అవునా? कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के बयान से अब देखिए विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए उन्हें माफी मांगने के लिए कहा है। जो बिहार के विषय में, हिंदुओं के विषय में अमूमन आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, आज उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। कहते हैं कि हिंदुओं के इतने भगवान क्यों होते हैं? एक शराबियों का भगवान, एक कुंवारों का भगवान, एक 2 शादी करने वाले लोगों का भगवान। इस प्रकार की हल्की और ओछी टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। एक सीएम हो के नाते ऐसा बातें करना, इतना घटिया बात करना, भगवान को इंसल्ट करना, क्या साबित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब? और क्या, और इतना और कितना अपीसमेंट करनी चाहिए, और कितना डिग्रेड करनी है हिंदुओं को? हिंदू देश में रह के हिंदुओं के ज्यादा जो हिंदू को वोट चाहिए, हिंदू का सब चीज चाहिए, मगर हिंदू का देवी देवता का अपमान करते रहेंगे। रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर है, राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल झारखंड में फेरबदल के संकेत हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है हेमंत सोरेन, ऐसा कहा जा रहा है, और कई दिनों से दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन है। कल दिल्ली से हेमंत और कल्पना सोरेन के लौटने की खबर है। बीजेपी प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है कि हेमंत के साथ बढ़ने की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है, प्रफुल्ल शाहदेव ये कह रहे हैं। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी के संपर्क में है हेमंत सोरेन। तो झारखंड में देखिए राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है सीएम हेमंत। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है
ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि हेमंत के साथ बढ़ने की संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। प्रतुल शाहदेव ने यह बात कही है। क्या झारखंड की राजनीति में खेला होने जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जिससे झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन बीजेपी नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अभी पिछले कई दिन से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं और बुधवार को उनके रांची लौटने की संभावना है। इस तरह की सुगबुगाहट पर जब न्यूज 18 ने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव से संपर्क किया तो उन्होंने हेमंत सोरेन से किसी भी नजदीकी को नकारा और साफ कह दिया कि दोनों के साथ आने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी ओर जेएमएम ने भी सोशल साइट एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा, झारखंड झुकेगा नहीं। कांग्रेस का भी यही कहना है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सभी विधायक एकजुट हैं। इस तरह की कोई कहीं बात नहीं है। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए। यानी तीनों ही पक्ष झारखंड में किसी भी तरह के खेला को नकार रहे हैं, लेकिन जैसा कि हर कोई जानता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है और कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार में एनडीए की एंट्री हो सकती है। हालांकि इसे लेकर जेएमएम और बीजेपी फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेएमएम का यह कहना है कि इस तरह की संभावना फिलहाल नहीं बन रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे की अगर माने तो वहां गठबंधन की सरकार अपना टर्म पूरा करेगी, तो वहीं बीजेपी का यह कहना है कि बीजेपी और जेएमएम दो धुरी हैं जिसका मिलना संभव नहीं है। जहां एक तरफ बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी बताती है, तो वहीं जेएमएम पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाती हुई नजर आई। चर्चाएं बेबुनियाद चर्चा है, कहीं कोई दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। अब राजनीति है, कुछ से कुछ लोग बोल जाते हैं। मुझे लगता है यह सरकार, गठबंधन की सरकार, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब फिलहाल कोई संभावना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण में विश्वास करता है, हम स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भ्रष्टाचार एक संस्थागत हथियार बन गया है। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को आगे करने की बात करता है। हम बात करते हैं रोजगार देने की, वो लोगों से रोजगार छीनता है। तो हम नदी नहीं, हम समुद्र के दो ऐसे किनारे हैं जिनका मेल संभव नहीं है साहब। और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर इस सरकार को आईना दिखाने का काम करती रहेगी। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, ये जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर बीजेपी के संपर्क में है हेमंत सोरेन? देखिए, अगर हम झारखंड की विधानसभा की अगर बात करें तो कुल 81 विधानसभा सीट यहाँ है और वर्तमान में अभी अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के पास 4 और लेफ्ट के पास 2 है। यानी कुल 56 विधायक अभी महागठबंधन के पास हैं जो सत्ता में बने हुए हैं। और अगर हम इधर बात करें, नया जो समीकरण बनने की संभावना दिख रही है, अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास 21 है, लोजपा के पास 1 है और आजसू के पास 1 है, जदयू के पास 1 है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक तो है ही। यानी कुल 58 इधर बन रहे हैं। समीकरण जो नया जो दिखाई दे रहा है, जो कयास चल रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 34 विधायक हैं और कुल मिलाकर देखें तो जो बहुमत होती है वो 41 होती है। यानी अगर हम बात करेंगे 34 से 6 40 है, 41, यानी कुल मिलाकर 7 विधायक की जरूरत और होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 21 विधायक हैं। अगर वो सत्ता में जाती है तो कोई बात नहीं, अगर बाहर से सपोर्ट करता है तो कुछ। लेकिन इतना तय जरूर है कि जो विधायक कांग्रेस के हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि 3 विधायक को पकड़ा गया था, पश्चिम बंगाल जा रहे थे, तो कई विधायक संपर्क में थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। लेकिन चूंकि वह कारगर नहीं हो पाया, मिशन फेल हो गया,
लेकिन अब जबकि सत्ता में है और आप देखें कि इससे पहले भी दुमका में मुख्यमंत्री थे तो उसमें भी साथ में नहीं थे, ये कोई भी नहीं था। यानी मंत्री जो एक है और 4 मंत्री है कांग्रेस के, 1 मंत्री आरजेडी के, ये भी नहीं थे। और दूसरी ओर निरंजन देखिए, जेएमएम और बीजेपी दोनों की विचारधारा जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे में दोनों का गठबंधन करना क्या वाकई लग रहा है कि हो पाएगा? लेकिन ऐसा हुआ है, मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बन चुकी है, ये पहली बार अगर होगी। लेकिन राजनीति में चूंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार जिस तरह से संभावनाएं बनती दिख रही है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई दौरे कर चुके हैं और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें हेमंत सोरेन का रहा है और बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने मुलाकात की है। अगर हम बात करें उनसे तो जब भी आए अमित शाह हो, जो नीति आयोग की बैठक थी या फिर दिल्ली में जो ठीक है निरंजन, तो इस राजनीतिक फेरबदल की जो खबरें हैं इसके बारे में आप जो जानकारी है वो इकट्ठा करिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल राज्य से एक बड़ी खबर अब मिल रही है। देखिए, आज दिल्ली से लौटेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 4 दिसंबर को सत्तारूढ़ गठबंधन विधायकों की बैठक में भाग लेंगे। 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होना है, तो उससे पहले कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दिल्ली से लौट आएंगे और 4 दिसंबर को सत्तारूढ़ गठबंधन विधायकों की बैठक में भाग भी लेने वाले हैं। इसके बाद 5 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। और अब देखिए, छपरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। शराब माफिया और पुलिस में मुठभेड़ की खबर है। माफिया अजय राय को गोली लगने की खबर मिल रही है। मांझी इलाके में उतर रही थी शराब की खेप और बताया जा रहा है कि पुलिस पर शराब माफिया ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इसके बाद माफिया अजय राय घायल बताया जा रहा है। तो छपरा का ये मामला है। शराब माफिया और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। माफिया अजय राय को गोली भी लगी। मांझी इलाके में देखिए उतर रही थी दरअसल ये शराब की खेप और पुलिस पर शराब माफियाओं ने फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में बताया जा रहा है कि माफिया अजय राय घायल हो गया है। लगड़ा जारी है। पिछले 48 घंटे में ये दूसरा एनकाउंटर है जो सारण पुलिस ने किया है और इस बार शराब तस्कर पुलिस के निशाने पर है। अजय राय नाम बताया जा रहा है। एसएसपी हमारे साथ मौजूद है। शराब की बड़ी खेप लेकर के जाने वाले हैं, तो उस पर जब हम लोगों ने कार्रवाई करी तो उधर से फायरिंग हुई। फायरिंग होने के दौरान जो है एक व्यक्ति को गोली लगी है और दूसरे व्यक्ति को सकुशल पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हमें शराब भी बरामद हुई है और उसके साथ हथियार और गोली भी बरामद की गई है। जैसे बताया जैसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, नदी के रास्ते भी तस्कर अब शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो गया है। देखिए, सूचना मिल रही थी जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई करी और उसको सत्यापित भी किया गया है कि नदी के रास्ते से ये आ रहा है। इस संदर्भ में हमने यूपी बलिया के एसपी से भी बात करी है, उधर से भी पेट्रोलिंग लगाने की बात की गई है और हम लोग जो है इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो पुलिस ने बरामदगी भी की है, शराब बरामद हुए हैं, हथियार बरामद हुए हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज स्पष्ट है कि अपराधी अगर हथियार लेकर पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस की भी हथियार जो है उससे गोलियां निकलेगी और अपराधियों को गोली लगेगी। पिछले 48 घंटे की बात करें तो 2 अपराधियों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है और स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर सारण जिले में अपराध कीजिएगा तो आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। औरंगाबाद से एक बड़ी खबर। रफीगंज में करीब 12 अवैध निजी क्लिनिकों में छापेमारी की गई। अधिकारियों की इस कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालक क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। एक क्लिनिक को अवैध तरीके से संचालित पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर एक क्लिनिक को सील कर दिया गया है। औरंगाबाद का ये मामला है। बताया जा रहा है कि करीब 12 अवैध निजी क्लिनिकों में छापेमारी की गई। नवादा में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। शहर के अलग अलग मार्गों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन ये अभियान महज एक खाना पूर्ति साबित हो रहा है क्योंकि अतिक्रमण हटाते ही फिर से लोग वहां पर कब्जा कर ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल।
में इन दिनों नवादा जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, मगर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर जिला प्रशासन महज एक खानापूर्ति कर रही है, क्योंकि नवादा रजौली स्टैंड से लेकर प्रजातंत्र चौक होते हुए अस्पताल रोड और स्टेशन रोड तक की जितनी भी रोडें हैं, उन सभी रोडों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। और इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के पुराने पुल का दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि पुल के दोनों तरफ जो है जितने भी दुकानें हैं वो सज जाती हैं, जिस कारण यहाँ पे ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा निर्बाध होती है और लोगों को काफ़ी समस्या होती है। प्रशासन के अधिकारी यहाँ आते हैं और महज खाना पूर्ति करते हुए जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें हटाते हैं, मगर उनके यहाँ से हटते ही फिर से अतिक्रमण लग जाता है और फिर से लोगों की समस्या जो है वो धरी की धरी रह जाती है। और अधिकारियों के वाहन और इमरजेंसी व्हीकल, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ से धड़ल्ले से निकलती है, मगर किसी का इस ओर ध्यान नहीं जाता है और लोग आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे हम जानते हैं। एक चीज बताइए, ये अतिक्रमण हटता है कितना लाभदायक होता है लोगों के लिए? भाई गरीब लोग के लिए तो नुकसानदेही है ना। मतलब प्रशासन हटाता है फिर लग जाता है, कितना आप इसको कैसे देखते हैं? प्रशासन हटाता है, ये सब दिन चलता रहेगा, ये कभी हटेगा नहीं। कितना परेशानी होता है? परेशानी तो होगा ही, लेकिन ये कभी खत्म होने वाली भी चीज नहीं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि इतनी गरीबी है, इतनी परेशान है लोग, अगर ये काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से लोग? अधिकारी भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे? वो भी नहीं कर रहा है, इन लोग भी ठीक नहीं कर, ये लोग भी ठीक कर रहा है। इन लोग भी, मेरा नाम मनोहर सुल्तान हुआ। देखिए, ये लोगों का ये कहना है कि अधिकारी जो है वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, जिस कारण जो अतिक्रमण जो है वो अपने चरम पर है और रोजाना ये समस्या जो है यहाँ रहती है। और सबसे खास बात, यहाँ पे परमानेंट रूप से एक वाहन स्टैंड भी लगा दिया गया है, जो अलग अलग ग्रामीण इलाकों में यहाँ से रहते हैं और इसे भी हटाने वाले कोई नहीं है। परिवहन विभाग अक्सर इसका दावा करती है, मगर यह समस्या जो है वो कई सालों से बना हुआ है और अतिक्रमण हटाने के नाम पर महज एक खानापूर्ति हो रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जिला प्रशासन इस ओर कितना ध्यान देता है और लोगों की समस्या को इस अतिक्रमण से निजात मिलता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।